हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास का लेसन 13 सर आइजैक न्यूटन एंड द एप्पल कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने इस लेसन में पढ़ा था कि सर आइजैक न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट और बहुत बड़े थिंकर थे। वो नेचर के लॉज के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वो कभी भी खुद को ऐसा नहीं मानते थे कि उनको सब कुछ आता है और आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा मानते थे कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और हर किसी को हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। वो अपने आप को एक छोटे लड़के जैसा बताते हैं जो कि समुद्र के पास खेल रहा है और उसने बहुत सुंदर सुंदर पत्थर खोज लिए हैं, लेकिन उसके सामने अभी भी सच का पूरा सागर बाकी है जो उनके लिए अननोन है और जिसमें बहुत सारी और चीज़ें भी मिल सकती हैं। और आगे हमने पढ़ा था कि एक दिन ऑटम का सीज़न था, तो वो डिनर करके एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे दुनिया के रहस्यों के बारे में, दुनिया में क्या चीज़ क्यों होती है, हर चीज़ का क्वेश्चन उठा रहे थे और अपने आप उनके आंसर देने की कोशिश कर रहे थे। जब वो अपने विचारों में डूबे हुए थे, तब एक एप्पल ट्री से गिरता है, उनके सिर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। फिर उन्होंने अपना सारा अटेंशन उस एप्पल की तरफ कर लिया और वो उस एप्पल के बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ या फिर किसी और डायरेक्शन में, लेफ़्ट या राइट क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने इसका आंसर देने की कोशिश की कि ये पक गया था इसलिए नीचे गिर गया और इसकी ब्रांच उसको होल्ड नहीं कर पाई। फिर उन्होंने अपने आप बहुत क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर देने की कोशिश की। हमने देखा कि उन्होंने खुद को आंसर दिया कि ये हैवी हो गए थे और ये पेड़ पर रह नहीं सकते थे, इसलिए धरती की तरफ गिरे। लेकिन जब भारी हो गए थे तो धरती की तरफ ही क्यों गिरे, लेफ़्ट राइट में या फिर ऊपर की तरफ क्यों नहीं गए। हमने देखा था कि सर आइजैक न्यूटन जैसा ही कोई आदमी ऐसे क्वेश्चंस उठा सकता है इतनी कॉमन बातों के बारे में, क्योंकि एप्पल की ट्रीज़ तो हमेशा से हैं, बहुत पहले से हैं, और जब से एप्पल के ट्रीज़ उगे हुए हैं इस धरती पे, तभी से वो एप्पल नीचे गिर रहे हैं। लेकिन किसी ने इतनी कॉमन सी बात पे क्वेश्चन नहीं उठाया और उसका रीज़न नहीं जानना चाहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ। कि यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आसपास किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट ना करती हो। हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इफ़ एन object is denser and closer to another object, it attracts the other even more. अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा घनी है और दूसरी चीज़ से ज़्यादा क्लोज है, तो वो उसको उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी और घनी चीज़ होगी, वो दूसरी छोटी और स्मॉल लाइट चीज़ को उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। द हार्डर एन ऑब्जेक्ट is attracted to other objects, the heavier it is said to be. मतलब कोई चीज़ कितनी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाती है, वो बात हमें बताती है कि वो कितनी भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ जितनी भारी होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए द अर्थ इज़ मैनी मिलियंस ऑफ टाइम्स डेंसर देन एन एप्पल। कि ये बता रहा है अर्थ किसी एप्पल से कई लाखों गुना ज़्यादा डेंस है, उतनी ज़्यादा बड़ी और घनी है। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल टुवार्ड्स इटसेल्फ रेदर देन द एप्पल अट्रैक्टिंग द अर्थ। इसीलिए अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना कि एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमने पढ़ा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी और जितनी बड़ी और घनी होगी, वो छोटी चीज़ों को उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही रीज़न है कि अर्थ एप्पल से कई लाखों गुना ज़्यादा बड़ी और घनी है, इसीलिए वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और एप्पल छोटी होने के कारण अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती। द अर्थ इज़ ऑल्सो मिलियंस ऑफ टाइम्स heavier than any other object near to it or upon its surface. अर्थ अपने ऊपर या किसी और भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी और चीज़ से कई गुना ज़्यादा हैवी है, और जो इसकी सरफेस के आसपास चीज़ें होती हैं इसीलिए वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो इट अट्रैक्ट्स एवरी सच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं
वो सारी अर्थ से छोटी हैं, इसीलिए अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ वाई थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। इसीलिए चीज़ें अर्थ की तरफ ही गिरती हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, या जैसे यहाँ पे एप्पल गिरा, वो भी अर्थ की तरफ ही गिरा। अगर हम हवा में कोई भी बॉल उछालते हैं तो वो भी दोबारा से अर्थ की तरफ ही जाएगी। जितना ऊंचा वो जा सकती है उतना जाने के बाद एक पॉइंट पे रुक के दोबारा अर्थ के पास आना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कोई बॉल उछाली, वो हवा में जाके पहुंच गई और किसी एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा से वो अर्थ की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। यही रीज़न है, इसका रीज़न हमने यहाँ पे जाना कि अर्थ बॉल से भी ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा हैवी है, इसीलिए वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन। हम इस अट्रैक्ट करने की फोर्स को, अट्रैक्ट करने की ताकत को ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशन कॉजेज द एप्पल टू फॉल। ग्रेविटेशन के कारण ही एप्पल नीचे गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है। इट कॉजेज थिंग्स टू हैव वेट। इसीलिए चीज़ों में वेट होता है, इसीलिए उनमें वज़न होता है। इट कीप्स ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। ग्रेविटेशन के कारण ही सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह पे रह पाती हैं। उनको अपनी जगह पता है कि उनको इस जगह पे, यहाँ पे इतना भारी है तो इसलिए उस जगह पे रहना चाहिए। आगे है, इट कीप्स द ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड इट ऑल्सो कीप्स द मून इन द अर्थ्स ऑर्बिट। और इसी रीज़न की वजह से मून अर्थ की ऑर्बिट में रह पाता है, यानी कि अर्थ में ग्रेविटेशन है, अट्रैक्ट करने का फोर्स है, इसीलिए चांद धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और वो धरती से दूर कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसमें अट्रैक्ट करने की ताकत है। इसीलिए अर्थ के पास मून हमेशा चक्कर काटता रहता है, वो किसी और प्लेनेट के पास नहीं जाता। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इटसेल्फ इज़ येट टू बी फुली अंडरस्टूड। ग्रेविटेशन का फोर्स अभी भी बहुत कुछ समझना उसके बारे में बाकी है, बट इट अंडरगोज बियॉन्ड सर न्यूटन्स एप्पल एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यह सर न्यूटन की एप्पल और अर्थ की सरफेस के बीच में जो रिलेशन है उसके भी बहुत पार, उससे बहुत दूर जाता है, उसको समझना अभी बहुत बाकी है। ग्रेविटेशन इज़ द लॉ दैट कंट्रोल्स द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन ही वो रूल है, ग्रेविटेशन ही वो नियम है जिससे ये सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स कंट्रोल किया जाता है। विदाउट ग्रेविटेशन नथिंग वुड एग्जिस्ट। ग्रेविटेशन के बिना कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कुछ भी चीज़ होगी ही नहीं। इमेजिन what the universe would look like if every particle was not attracted to another to create planets, stars and galaxies। सोचिए और सपोज़ कीजिए अगर कि कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे तो हम ये यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती हैं। प्लैनेट्स जैसे धरती एक खुद एक प्लैनेट है, इसमें बहुत सारे कितने मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो कोई भी चीज़ होगी ही नहीं, कोई चीज़ बनेगी ही नहीं, तो यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा। What if the sun did not have enough gravity to hold the earth in orbit? क्या हो कि अगर सन धरती को अपनी तरफ, अगर सन में इतनी ग्रेविटी ही ना हो कि वो धरती को अपनी तरफ खींच सके, यानी कि धरती उसके आसपास चक्कर लगा रही है सन की ग्रेविटी के कारण। अगर सन में ग्रेविटी ही ना हो तो धरती किसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। अगर धरती सन के चारों ओर चक्कर ना लगाए तो धरती पे सनलाइट कैसे आएगी। What if the earth did not have enough gravity to hold everything, including the air we breathe, close to its surface? अगर ऐसा हुआ कि अर्थ में ग्रेविटी ना हो तो वो जिस एयर में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो भी धरती के पास ही है, धरती की सरफेस के पास ही है। अगर धरती में एयर को भी होल्ड करने की ताकत ना हो, इतनी ग्रेविटी ना हो, तो हम कैसे सांस लेंगे। हमने ये भी सुना होगा कि ज़्यादा ऊंचाई पे जाके लोग सांस नहीं ले पाते, स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। अगर धरती में भी इतनी ताकत ना हो कि वो
एयर को अपनी तरफ होल्ड कर सके, तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? तो ऐसे में यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा? सर आइजैक न्यूटन बिलीव्ड दैट फॉर एवरी आंसर देर आर मोर क्वेश्चंस। सर आइजैक न्यूटन हमेशा मानते थे कि किसी भी एक आंसर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर हम कोई एक आंसर खोज लेते हैं तो हमारे मन में और ज़्यादा सवाल आते हैं। नाउ दैट it has helped us understand the law of gravitation, maybe one day when you are grown up you can help the world understand something they don't know। सर आइजैक न्यूटन ने हमें तो ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में समझने में हेल्प कर दी, लेकिन अगर हम बड़े हों, अगर आप सब बड़े होंगे तो हम उसके जो सर आइजैक न्यूटन ने हमें जो लॉ सिखाया था ग्रेविटेशन का, तो हम कुछ ऐसा खोजने में भी हेल्प कर सकते हैं जो कि वो नहीं जानते। सारा संसार जिसके बारे में नहीं जानता, हम कुछ ऐसा भी खोज सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू कीप थिंकिंग, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, observing, learning and asking questions, you can be as great a scientist as Sir Isaac Newton or even greater। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे अपने आसपास की चीज़ों को, सीखते रहने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा हर चीज़ पे सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, तो हम सर आइजैक न्यूटन जैसे या फिर उनसे बड़े भी एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। द एप्पल ट्री that gave Sir Newton this great insight still stands to this day at Lincolnshire, England। जिस एप्पल ट्री के नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे और उन्होंने जिस एप्पल ट्री ने सर आइजैक न्यूटन को इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया और हमें ग्रेविटेशन के लॉ को समझाने के लिए प्रेरित किया, वो अभी भी इंग्लैंड के लिंकनशायर नामक जगह पे अभी भी वो पेड़ वहाँ पे है। Maybe one day you should visit the tree and who knows, you could be inspired to unlock more secrets of the universe। हो सकता है कि आप में से कोई उस पेड़ के पास उस पेड़ को देखने जाए, और कौन जानता है कि आप में से कितने ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर होकर और ज़्यादा चीज़ें खोजने को आगे बढ़ें और हम सर आइजैक न्यूटन से भी ज़्यादा और कुछ खोज पाएँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी भी एक सागर बाकी है जिसमें बहुत कुछ खोजना बाकी है, यानी कि अभी भी बहुत सारा सच ढूंढना बाकी है, और कौन जानता है कि वो पेड़ किसी और को भी इंस्पायर करे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं और बुक वर्क है वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।